हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका A1 डर वाली कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर मैं आपके लिए एक और डर से भरी हुई अनोखी और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 डर वाली कहानियों में। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी जो हमें डर के आभास के साथ साथ प्यार के भी रूपों को महसूस कराएगी। आइए सुनते हैं प्रेम कहानी शापित। सीता की शादी के लिए उसके माता पिता एवं अन्य रिश्तेदार पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे थे, मगर कहीं भी बात न जम रही थी। इधर शादी की बात जमाते जमाते रमाकांत के पैरों की एड़ी घिसती जा रही थी और उधर सीता की उम्र बढ़ती जा रही थी। अब की सावन में वह 28 की होने वाली थी। आसपास की महिलाएं तरह तरह की बातें बनाने लगी थी। कोई कहता लड़की में दोष है, कोई कहता इसके भाग्य में शादी नहीं लिखा है। सीता की माँ उर्मिला के कानों में जब ये बातें पहुंची तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता। बेटी को लेकर मैं भी काफ़ी दुखी रहने लगी थी। इतने में ही कितने ही देवी देवताओं के यहाँ मन्नतें मांग रखी थी, मगर शायद देवी देवता भी उनसे रुष्ट थे। लोग जो भी उपाय बताते, उर्मिला लाख जतन करके भी उस उपाय का संधान कराती, मगर जब उससे भी कुछ काम बनता ना दिखता तो मारे हताशा के वह कभी देवी देवताओं को, कभी सीता पर ही कुपित हो बैठती थी। एक दफ़ा अपने किसी पहचान वाले के कहने पर उर्मिला सीता को लेकर बनारस के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित बृजकिशोर शर्मा के पास पहुंची। पंडित बृजकिशोर का नाम बनारस में नहीं बल्कि पूरे प्रांत में ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में बहुत ही विख्याति प्राप्त था। पंडित जी के पास पहुंचकर उर्मिला बड़े ही दुखी मन से अपना सारा दुखड़ा कह सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पंडित जी जब सीता की कुंडली जांचने बैठे तो उन्हें ऐसा कोई खास दोष नज़र नहीं आया। बस एक बाहरी बाधा थी जो बनते हुए काम को बिगाड़ रही थी। पंडित जी ने उर्मिला को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कहा और फिर कुछ वस्त्र और नारियल अभिमंत्रित कर उर्मिला को दिए और एक मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा में प्रवाहित करने का आदेश दिया। उर्मिला ने पंडित जी के निर्देश को सर आंखों पर रखते हुए निर्देश अनुसार सारे कर्म किए। सीता हालांकि इन सब पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, मगर पिछले कुछ सालों की घटनाओं और माँ बाप की चिंता को देखते हुए इनका विरोध भी नहीं कर सकी। सारी विधि करने के बाद उर्मिला बड़े ही सुकून के साथ घर लौटी। इस समय उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी कि उसकी मनोरथ जल्द ही पूरी होने वाली है। सीता रमाकांत और उर्मिला की 3 संतानों में सबसे छोटी है। रंग रूप से सीता में कोई कमी नहीं है। गोरा रंग, सुंदर बदन और लंबी कदकाठी। सीता लिखने पढ़ने में भी काफ़ी होशियार है। अभी 2 वर्ष पहले ही एमए की परीक्षा प्रथम डिवीज़न से पास की थी और उसके बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासरत है। उसके ये गुण किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का मादा रखते हैं। यही कारण है कि आज तक जितने भी लोग सीता को रिश्ते के लिए देखने आ चुके थे, उनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी लड़की को अस्वीकार नहीं किया था, भले ही दूसरे कारणों की वजह से शादी तय ना हो पाई हो। रमाकांत काफ़ी खुले विचारों के व्यक्ति हैं और वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि जब तक सीता कॉलेज की पढ़ाई करती रही, उन्होंने कभी भी उसके सामने उसकी शादी ब्याह के बारे में कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि
उनके इस रवैये के लिए बहुत से लोगों ने दबी जुबान से निंदा भी की, मगर फिर भी रमाकांत टस से मस न हुए। उस समय उन्हें भी कहाँ मालूम था कि बेटी की शादी के लिए इतना झेलना पड़ेगा। आखिरकार उर्मिला का प्रयास रंग लाया। सावन के बीतते बीतते सीता के शादी की बात तय हो गई। रमाकांत के भावी संबंधी बनारस के ही रहने वाले हैं। नाम गोपाल दास है, जो कि बनारस में ही किराने की दुकान चलाते हैं। उनकी पत्नी केतकी देवी उनके कामों में बराबर की साथी है। इन्हीं के इकलौते पुत्र रोहित के साथ सीता का विवाह होना तय हुआ है। रोहित के पिता को एक ही नज़र में सीता पसंद आ गई और यही हाल रोहित और उसकी माँ का भी हुआ। सीता की तस्वीर देखते ही दोनों ने अपनी सहमति दे दी। रिश्ता तय होने के बाद जहाँ एक तरफ रमाकांत और उर्मिला के चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा, वहीं दूसरी ओर सीता के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और व्यवहार में बेचैनी दिखाई दे रही है। इस खुशी के अवसर पर ऐसा क्यों है, इसका जवाब सिवाय सीता के कोई और नहीं दे सकता है। मगर सीता स्वयं ही इतनी उलझी है कि उसे अपने आप का होश ही नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, मगर सीता ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर यूँ कहूँ कि बताने की हिम्मत ही नहीं हुई थी तो गलत ना होगा। बात ही कुछ ऐसी है कि उसे किसी के सामने बताने में दिल दिमाग दोनों बैठ जाते हैं। आज से पहले जब कभी भी सीता का रिश्ता तय हुआ, उसी रात उसको एक अजीब सा ख्वाब आया, जिसे देखकर वह चीख पड़ी और फिर कुछ देर के लिए अपना सुध-बुध खोकर बस एकटक सामने की दीवार की तरफ ताकती रह गई। मिनटों तक उसकी पलकें नहीं झपकती और जब कोई कुछ पूछता तो उसे बड़े ही अजीब नज़रों से घूरने लग जाती। मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। सुबह होते ही वह सब कुछ भूल जाती और एकदम सामान्य सी दिनचर्या हो जाती। अगर कोई रात की घटना के बारे में पूछता भी हो तो वह बिल्कुल मासूम सा उत्तर दे देती। क्या हुआ था रात को? कुछ हुआ था क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। इतना कहकर वह खुद भी बड़ी गंभीरता से सोचने बैठ जाती, इस उम्मीद में कि शायद कुछ याद आ जाए। मगर वह अपने प्रयास में कितना सफल होती थी ये तो वही जानती थी। लोगों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता। उन्हें लगता कि क्या सचमुच में सीता को कुछ नहीं पता, या फिर वह इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। इस घटना के 2 दिन बाद ही बना बनाया रिश्ता टूट जाता, मगर इसका कारण पता न चलता। यही क्रम पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा था। जिस दिन कोई रिश्ता तय होता, उसी रात सीता को फिर वही ख्वाब आता। इस बारे में कभी घर वालों को पता चलता था तो कभी नहीं, मगर अगले कुछ दिनों बाद ही रिश्ते की बात टूट जाती थी। उर्मिला अफवाहों और बदनामी के डर से बहुत दिनों तक इस बात की चर्चा किसी से ना की, मगर जब बिल्कुल हताश हो गई तब अपने एक रिश्तेदार से इस बात का जिक्र की। उन्हीं के परामर्श पर वह सीता को लेकर बनारस गई थी। इस बार भी रिश्ता तय होने के बाद निर्मला के मन में भी कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है, मगर पंडित बृजकिशोर के द्वारा बताए गए उपायों को अपनाने के बाद उसकी माँ में इस ओर से चिंता काफ़ी कम हो गई है, मगर फिर भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। रही बात सीता की, तो वह उसके मन की बस वही जानती है। उसके चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें उसके दिल का हाल बयां करने के लिए काफ़ी है, मगर इसके पीछे का
कारण किसी और को मालूम न होता है। रात में सीता पंडित जी के बताए मंत्र का जाप करने के बाद सो गई। उसे सोए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए थे कि उसे ऐसा लगा कोई उसे पुकार रहा है। उसकी नींद अचानक ही खुल गई। उसकी नज़र सामने दीवार की तरफ गई और वहाँ एक साया नज़र आया। थोड़ी ही देर वह साया अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। उस रूप को देखते ही सीता की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा कि उसकी धमनियों में बहता रक्त जम गया है। वह चीखना चाह रही थी मगर उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं। मगर उसे एहसास हो रहा है कि वह ज़ोर ज़ोर से चीख रही है मगर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। सीता के सामने जो चेहरा उभर कर आया था, सीता उसे भली भांति पहचानती थी। थोड़ी देर के बाद वह साया जो अभी तक दीवार से लगकर खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, धीरे धीरे सीता की तरफ बढ़ा मगर उसके पास न गया, बल्कि वह वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, सीता, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं गोविंद हूँ, गोविंद, तुम्हारा गोविंद। ये सुनते ही सीता की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला, मगर फिर भी डर के मारे उसके मुंह से कुछ न निकला। गोविंद को भी शायद ये एहसास हो गया। वह बड़े ही प्यार से सीता को धैर्य बंधाते हुए बोला, सीता, तुम शायद मुझसे डर रही हो, मगर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। तुम्हें नुकसान पहुँचाने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पहले भी करता था और आगे भी करता रहूँगा। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारे ज़रा से कहने से उस दिन अपनी जान थोड़ी ना दे देता। उस दिन तुम्ही ने तो कहा था कि मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो क्या मेरे लिए जान भी दे सकते हो? और मैंने जान देकर दिखला दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मगर क्या तुम जानती हो, उस दिन उस पहाड़ी से कूदने के बाद भी नीचे गिरने पर मेरी जान नहीं निकली थी। शायद तुम्हारी मोहब्बत का ही असर था, मगर तुम मुझे नीचे गिरता हुआ देखकर वहाँ से भाग गई। इससे मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई और फिर कब मेरी सांसें मेरे शरीर का साथ छोड़ गई पता ही न चला। जब होश आया तो खुद को तुम्हारे सामने खड़ा पाया। मुझे लगा तुमने मेरी मोहब्बत स्वीकार कर ली है, इसलिए तो मैं इस तरफ तुम्हारे सामने खड़ा था। तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। मैंने हमारे बीच किसी तीसरे को कभी आने नहीं दिया और आगे भी नहीं आने दूंगा। सीता सर झुकाए चुपचाप गोविंद की बातें सुनती रही और उसकी आंखों से अश्कों का झरना बहता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह नज़र उठाकर गोविंद की तरफ देख सके। इसके दो कारण थे। पहला, वह गोविंद के लाख समझाने के बाद भी गोविंद से डर रही थी, और दूसरा, उस घटना के जिक्र के बाद दुख और पछतावे के कारण। थोड़ी देर बाद जब गोविंद सारी कहानी कहने के बाद चुप हुआ तो सीता एक बारगी साहस कर उसकी तरफ नज़र घुमाई, मगर अब वहाँ उसे कोई नज़र न आया। वह एकदम से चौंक पड़ी। थोड़ी देर बाद अचानक एक आवाज़ गूंजी, सीता, तुम उस दिन मुझे अकेला छोड़कर चली जा रही थी। ये सुनते ही सीता एकदम से चिल्ला उठी और एकदम से हड़बड़ाकर अपनी चादर फेंक कर उठ बैठी। सीता को अब एहसास हुआ कि वास्तव में अभी तक वह कोई सपना देख रही थी, मगर उस सपने में कहीं और सुनी हर बात बिल्कुल सत्य थी। और आखिर में वह सवाल कितना मर्मभेदी था
सीता, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? सीता उसके बाद सो न सकी। नींद उसकी आंखों को छोड़कर मीलों दूर निकल गई थी। अब केवल वह करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों के सामने कुछ साल पहले घटी हुई घटना एकदम से सजीव हो उठी। कॉलेज में सीता का ये दूसरा साल था। सीता पढ़ाई में जितनी होशियार थी, रूप सौंदर्य में भी उतनी ही धनवान थी। ये उम्र का वह पड़ाव है जिसमें दिल में अनेकों उमंगें जवां होती रहती हैं और अनेकों ख्वाब पलकों से होकर दिल के आशियाने में घर बनाते रहते हैं। सीता भी इन ख्वाबों से दूर न रह सकी। सुनहरे भविष्य के सपने संजोए वह भी जीवन पथ पर लगातार बढ़ती जा रही थी। सीता की खूबसूरती की चर्चा कॉलेज के हर लड़के की जुबां पर थी, मगर सीता कभी भी इस विषय पर ध्यान नहीं देती और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। कभी कभी कुछ लड़के उसके ऊपर फुक्तियाँ भी कसते, मगर फिर भी वह उन सबको अनदेखा कर आगे बढ़ जाती। ऐसा ही एक दिन सीता अपनी सखियों के साथ कॉलेज कैंपस में एक आम के पेड़ के नीचे बैठी अपनी किताबों में खोई हुई थी कि तभी 2-3 लड़के जाकर वहीं पास में बैठ गए और सीता को निशाना साधकर तरह तरह की बातें लगे करने। उनमें से एक ने कहा, काश हम भी कोई किताब होते तो कितना अच्छा होता। इन खूबसूरत हाथों का स्पर्श पाकर हमारी तो किस्मत ही निखर जाती। इतना सुनकर बाकी सब जोरों से हंसने लगे। इसी तरह से लगातार हो रहे कमेंट से सीता उब गई और वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी उन लड़कों में से एक ने कहा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। ये सुनकर सीता तो कुछ न बोली, मगर अंकिता ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हारी अम्मा की गोद में जा रहे हैं, तुमको भी चलना है तो चलो। इतना सुनते ही सभी लड़के एकदम से उग्र हो गए और अनेकों गालियां बकने लगे। अंकिता को उनके साथ 2-2 हाथ करने को तैयार देख सीता उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, छोड़ो भी, इनके मुंह क्या लगना। कीचड़ में पत्थर मारने से अपना ही दामन गंदा होता है। अंकिता ना चाहते हुए भी सीता के साथ चल पड़ी। जैसे ही दोनों अपने क्लासरूम में पहुंचे, अंकिता सीता के ऊपर एकदम से भड़क गई और बोली, तुम इन लफंगों से इतना डरती क्यों हो? सीता बड़े ही शांत लहजे से बोली, मैं डरती नहीं हूँ, मगर कुत्ते के भौंकने पर खुद भी तो उन पर भौंकना नहीं शुरू कर देते। ये सुनकर अंकिता एक लंबी सांस लेते हुए बोली, आज तो बच गए साले, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ लग गए उनकी साथ पुश्ते किसी लड़की को छेड़ने का साहस ना करेंगी। अंकिता की बातें गलत ना थी। वे मार्शल आर्ट्स में चैंपियन थी और उन जैसे 10-12 लड़कों को एक साथ धूल चटाने की क्षमता रखती थी। सीता भी ये बातें भली भांति जानती थी, मगर वह किसी बात को बेकार का तुल देने से बचना चाहती थी। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही वह लड़के सीता के सामने आकर माफ़ी मांगने लगे। इस समय उनकी हालत देखकर सीता एकदम से चौंक पड़ी। उन लड़कों में 2 के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और एक के हाथ पर प्लास्टर था। सीता को शुरू में कुछ समझ नहीं आया कि क्या माजरा है। फिर ये सोचकर कि ये सब सारा किया कराया अंकिता का है, वह तेजी से क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। क्लासरूम में पहुंचते ही अंकिता को एक तरफ ले जाकर सीता शिकायत करते हुए बोली, कर ली अपने मन की,
क्या ज़रूरत थी ये नया बखेड़ा खड़ा करने की। अंकिता कुछ ना समझ पाई कि आते ही सीता यूं अचानक उस पर भड़क क्यों रही है। वह सीता से बोली, पहले कुछ बताएगी भी कि मैंने किया क्या है, या बस मुझे सुनाती ही रहेगी। सीता उग्र होते हुए बोली, उन लड़कों को मारने की क्या ज़रूरत थी, और वह भी इस तरह, किसी का सर फूटा हुआ है तो किसी का हाथ टूटा है। अंकिता मासूमियत से जवाब देने लगी, किन लड़कों की बात कर रही हो तुम? मैंने कब किसी को मारा? सीता बिगड़ते हुए बोली, अब ज़्यादा ना नाटक मत कर। तुझे नहीं पता कौन लड़के? अरे वही जो कल उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अंकिता हंसते हुए बोली, क्या उनकी ठुकाई हुई है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मगर इससे खुश होने की बजाय तो इतना दुखी क्यों हो रही है? तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? सीता उसके बालों को नोचते हुए बोली, मेरे रिश्तेदार क्यों होने लगे? मैं तो तुझे लेकर परेशान हूँ। अंकिता सीता को समझाते हुए बोली, अरे मेरी भोली सीता, मैंने किसी को नहीं मारा है, इसलिए तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीता ये सुनकर चकित होते हुए बोली, अगर तुमने नहीं मारा तो फिर उन्हें किसने? अंकिता बोली, छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना, पड़ गए होंगे साले किसी के हत्थे। अब हर कोई तुम्हारी तरह सहन शक्ति की मूरत तो नहीं है ना, सो उनके किए कर्मों का तत्काल फल दे दिया होगा किसी ने। उसके बाद सीता भी इस घटना को और तवज्जो न देते हुए फिर भी उसका मन पूरी तरह एक स्थिर न हो सका। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर किसी के साथ उन लड़कों की लड़ाई हुई थी तो फिर वह सब आकर सुबह मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे थे। सीता इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अब उसे नींद आ गई, पता ही ना चला। सुबह जगने के बावजूद उसकी आंखों में जलन महसूस हो रही थी। शायद रात को नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा था। आज सुबह जगने के बावजूद सीता को रात की पूरी घटना याद रही। ऐसा पहली बार हुआ है कि उसे सब कुछ याद रह गया। हर बार वह रात की घटना याद करने की कोशिश करती थी और ना याद आने पर परेशान हो जाती थी, मगर आज उसका उल्टा हो रहा है। वह रात में देखते हुए ख्वाब को भूल जाना चाहती है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वह भूल नहीं पा रही है। वह जब तक किसी काम में व्यस्त रहती तब तक ठीक रहती, मगर ज्यों ही काम ख़त्म करके वह खाली बैठती, पुरानी यादें उसे आ घेरती और वह उसी की रवानी में ना चाहते हुए भी खोती चली जाती। सारा दिन इसी तरह अनचाहे उलझनों में उलझते उलझते बीत गया। फिर भी शाम होते होते पिछली रात की घटना काफ़ी हद तक सीता के दिमाग से उतर चुकी थी। रात को अपनी पढ़ाई में खोई खोई नींद के आगोश में सो गई। नींद में खोने के बाद कुछ ही देर बाद सीता फिर से उन्हीं पुरानी यादों में पहुंच गई। शायद पिछली रात की घटना ख्वाब के रूप में लेकर उसके अंतस्थल पर छा गया था। ऐसा अक्सर होता है कि हम दिन भर जिसके बारे में सोचते हैं वही नींद में ख्वाब बनकर हमारे सामने हाजिर हो जाता है। सीता के साथ भी यही हो रहा था। सीता फिर अपने कॉलेज के दिनों में वापस चली गई, जहां उसके साथ अंकिता और अन्य सहेलियां कॉलेज में बैठी अपने क्लास अटेंड कर रही थी और करुणा मैडम भी भारी भरकम आवाज़ में लेक्चर सुना रही थी। सीता बड़े ध्यान से लेक्चर सुन रही थी, तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि पीछे से कोई उसे लगातार घूर रहा है। पहले पहल सीता इसे अपना वहम समझी, मगर जब लगातार उसे यही ख्याल
सताने लगा तो वह बहुत बेचैन हो गई। वह वास्तविकता जानना चाहती थी, मगर समस्या ये थी कि वह ऐसा करे तो कैसे करे। अगर टीचर ने उसे पीछे देखते हुए देख लिया तो नाहत ही डांट सुननी पड़ेगी। वैसे भी करुणा मैडम बहुत सख्त मिजाज की थी। सीता मन महसूस कर रही थी और उसके दिल की बेचैनी पढ़ाई से उसका ध्यान भटका रही थी। जैसे ही करुणा मैडम का लेक्चर ख़त्म हुआ, सीता एकदम से पीछे मुड़ गई। वहाँ कई लड़के बैठे थे जो सब के सब सामने की तरफ ही देख रहे थे। सीता को समझ नहीं आया कि इनमें से वह एक नज़र कौन सी है जो उसके दिल की बेचैनी को बढ़ा रही थी। चूँकि सीता आगे के डेस्क पर बैठती थी और लड़के जिनके बारे में बात हो रही है वह उसके पीछे वाली डेस्क पर बैठते थे, इसलिए उनका सामने की तरफ देखना स्वाभाविक भी था। अंत में सीता ने भी यही मान लिया कि शायद उसे ही कोई भ्रम हुआ था। सीता के अचानक ही एक झटके में इस तरह पीछे मुड़ने से अंकिता थोड़ा चकित हो गई थी। सीता के वापस अपनी जगह बैठते ही अंकिता उससे पूछी, क्या हुआ? तू अचानक ऐसे पीछे क्या देख रही थी? किसी ने कुछ कहा क्या? अंकिता को लगा कि शायद पीछे बैठे लड़कों में से किसी ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी। सीता इस बात को टालने की कोशिश करते हुए बड़े ही अनमने ढंग से बोली, अरे कुछ नहीं, अब क्या मैं पीछे भी मुड़कर देख नहीं सकती? तो हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती है? अंकिता एक टक सीता को देखती रही और फिर बोली, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, तुमने तो पूरा लेक्चर ही सुना दिया। अच्छा बाबा माफ़ कर दो, अब नहीं पूछा करूँगी, जो मन में आए वो करो। सीता कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद से सीता को अक्सर ऐसा ही महसूस होता जैसे कि कोई उसे पीछे छुप छुप कर देख रहा हो और पीछा कर रहा हो, मगर वह कौन है इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सीता मन ही मन कुछ डरने भी लगी थी। उसे लगने लगा था कि कहीं वही लड़के तो उससे बदला लेने की फिराक में तो नहीं जिनकी कुछ दिन पहले पिटाई हुई थी। अभी तक सीता को ये भी नहीं पता चला था कि उन लड़कों को मारने वाला आखिर कौन था। इसी डर की वजह से सीता कुछ खोई खोई सी रहने लगी थी। अंकिता की नज़रों से उसका ये राज ना छुप सका। एक दिन अंकिता और सीता दोनों कैंपस में आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। यही वह जगह थी जहां उनका खाली वक्त गुजरता था। अंकिता सीता से पूछी, सीते, आजकल तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ खोई खोई और बुझी बुझी सी दिख रही है कई दिनों से। सीता कुछ चौंकते हुए बोली, ना ना, नहीं तो मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। अंकिता बोली, सच में? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तू ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही है। अंकिता के जिद के आगे आखिरकार सीता को झुकना ही पड़ा। सीता ने पिछले कई दिनों में जो कुछ भी महसूस किया था वह सब अंकिता को बता दिया। सारा माजरा जानने के बाद अंकिता सीता को डांटते हुए बोली, इतना कुछ हो रहा है और कितना कुछ हो चुका, मगर तुमने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया। यही हमारी दोस्ती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देती? लगता है तुम्हें मुझ पर तनिक भी विश्वास नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझती हो। सीता माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं खुद भी इस संबंध में कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही हूँ, तो तुम्हें क्या बताती? मुझे तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है वास्तव में ऐसा कुछ
हो भी रहा है या ये सब केवल मेरा भ्रम है? अंकिता सीता का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, अब बस, तू सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, मैं जल्द ही हकीकत का पता लगा लूँगी। ये सुनकर सीता के दिल को बहुत सुकून मिला। अब पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करने लगी। दोनों सखियां जिस समय आपस में ये सब बातें कर रही थी, उसी समय वहीं थोड़ी दूर पर एक और शख्स उनकी तरफ पीठ किया हुआ बैठा था। यूँ तो वो किताब खोले हुए पढ़ रहा था और उसे देखकर किसी को भी यही भ्रम होता, मगर वास्तव में वह केवल पढ़ने का बहाना कर रहा था। उसका सारा ध्यान तो उन दो सखियों के बीच हो रही बातों पर था। वह बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रहा था, मगर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। यहाँ तक कि अंकिता और सीता को भी यही गलतफहमी हो रही थी कि कोई पढ़ाकू लड़का अपनी किताबें चाट रहा है। अंकिता तो एक दो बार उसे छेड़ने के मूड में कुछ कमेंट भी मार चुकी थी, मगर वह लड़का बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप अपने काम में लगा रहा। अंकिता भी पढ़ाई के प्रति उसका समर्पण देख चकित हो रही थी। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि काश एक बार उसकी तरफ पलट कर देखे, ताकि वह भी उस पढ़ाकू महाराज का दीदार कर सके। मगर उसके दिल की हसरत दिल में ही दबकर रह गई। अंकिता को ये कहाँ मालूम था कि वास्तव में जिसके दीदार के लिए वह तड़प रही है, वह शख्स तो खुद ही उसके पीछे कब से पड़ा है और यहाँ भी बैठा हुआ पढ़ाई के बहाने सिर्फ उनकी बातें ही सुन रहा है। उन दोनों की बातें खत्म होने के पश्चात, इससे पहले कि वे दोनों वहाँ से जाती, वह लड़का अपनी जगह से उठा और बिना पीछे एक बार भी देखे चुपचाप अपनी किताबें लिए लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। उसे वहाँ से जाता हुआ देख अंकिता का मन थोड़ा उदास हो गया। अंकिता मन में सोच रखी थी कि चलते वक्त एक बार इस पढ़ाकू महाराज का दीदार अवश्य करूँगी। उस लड़के के जाने के बाद मैं दोनों भी अपनी क्लास की तरफ चल पड़ी। सीता अपने ख्वाबों में खोई हुई थी कि ऐसा लगा कि उसे पकड़कर कोई ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ रहा हो। वह एकदम से चौंक पड़ी। उसकी आंखें अचानक से खुल गईं। वह अपने इर्द गिर्द नज़रें घुमाकर देखी, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वह कुछ देर तक यूं ही पड़ी रही और फिर इस बात की तसल्ली होने पर कि वहाँ कोई नहीं है, वह फिर से सो गई। वास्तव में सीता को झंझोड़कर जगाने वाला कोई और नहीं बल्कि गोविंद ही था। वह बड़ी देर से वहीं बैठा हुआ सीता के चेहरे को एकटक निहारे जा रहा था। सीता के चेहरे के पल पल बदलते रंग के साथ गोविंद की धड़कनें भी बदल रही थी। अंत में अचानक जब सीता के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई दी, गोविंद एकदम से बेचैन हो उठा और उसे झंझोड़कर एकदम से जगाने लगा। वह सीता से इस उदासी के कारण को जानना चाह रहा था, मगर फिर ये सोचकर कि कहीं सीता डर न जाए, वह कुछ नहीं बोला और वहीं अदृश्य हो गया। मगर जैसे ही सीता फिर नींद के आगोश में खो गई, गोविंद पहले की तरह उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ सालों पहले जब वह जिंदा हुआ करता था। आखिर कब तक उसे ऐसे ही दूर से देख देख कर आहें भरता रहेगा? अगर उसको पसंद करता है तो जाकर उसे बता क्यों नहीं देता? अंकित गोविंद को उलाहने देते हुए बोला। अंकित की बातें सुनकर गोविंद हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब दिया, अभी नहीं, अभी नहीं। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इरादा क्या है तुम्हारा? अरे भाई, मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि तुम उसके
पीछे पड़े हो और ये बात जताने के लिए कहने पर कह रहे हो अभी नहीं? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? अंकित गोविंद को लताड़ लगाते हुए बोला। गोविंद बोला, यार इस इंतज़ार में जो तड़प है ना, उसकी कसक दिल में एक अजीब ही एहसास जगाती है। दिल करता है बस उसको यूं ही देखता रहूं सालों साल, हज़ारों और लाखों साल। मगर ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसे समझने के लिए किसी से इश्क करना होगा, बेतहाशा इश्क, जो तुम्हारे बस की बात नहीं। अंकित गोविंद की चुटकी लेते हुए बोला, हाँ भाई, मुझे क्या मालूम, मैं सच कहूँ तो मुझे मालूम भी नहीं करना। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यदि किसी से इश्क है तो खुलकर इजहार करो। ये पागलों की तरह छुप छुप कर ताक झांक में वक्त बर्बाद करना मेरे बस की बात नहीं। कहीं ऐसा न हो जाए कि तू बस ऐसे ही मक्खियाँ हाँकता रह जाए और मिठाई कोई और ही उठाकर खा जाए। अंकित के मुंह से निकली इस आखिरी अल्फाज ने गोविंद को अंदर तक झंझोड़ दिया। वह एकदम से तड़प उठा। वह ललकारते हुए बोला, किसकी मजाल है जो मेरे रहते हुए उसकी तरफ आँख भी उठा सके? अरे देखना तो, दूर किसी के दिल में ऐसा करने का ख्याल भी आया तो मैं उसके दिल की धड़कनें बंद कर दूंगा। सीता मेरी है, सिर्फ मेरी। अंकित फिर बोला, तेरे कहने भर से क्या होगा? वह भी तो तैयार हो। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि कोई उसको चाहता है। फिर वह भला क्यों तेरे लिए किसी को ठुकराने लगी? अंकित ने भले ही कड़वी बात बोली थी, मगर उसमें पूरी सच्चाई थी। इस बात से गोविंद भी इनकार नहीं कर सका। इसी का नतीजा ये हुआ कि गोविंद अपने दिल की बात सीता को बताने के लिए राज़ी हो गया। वह कुछ देर गंभीरता से सोचता रहा और फिर अंकित से बोला, अंकित, तू ठीक कह रहा है। बहुत हो चुका लुक्का छुपी वाला खेल। अब तो आमने सामने बात करनी ही होगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही कर देगी ना? अंकित उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला, शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। गोविंद ने मन ही मन निश्चय तो कर लिया, मगर उसे भी मालूम था कि ये काम कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। बेचारा चुपचाप सोचने लगा कि किस तरह सीता के सामने अपनी चाहत का इजहार किया जाए। वह अपने ख्यालों में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही ना रहा कि अंकित उससे कुछ कह रहा है। थोड़ी देर तक जब गोविंद जवाब नहीं दे पाया तो अंकित उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, अरे कहाँ खो गया? वह देख सामने से सीता अकेली आ रही है। इस समय उसके साथ दूसरा कोई नहीं है। यही मौका है, बोल दे उसके सामने जो भी तेरे दिल में है। इससे बढ़िया मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। इतना कहकर अंकित गोविंद को आगे की तरफ धकेल दिया, जिस तरफ से सीता आ रही थी। अंकित ने गोविंद को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बचा। जब तक गोविंद अपने आप को संभाल कर खड़ा हुआ, सीता उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी थी। सीता को अपने इतना नज़दीक पाकर भी गोविंद की हिम्मत न हुई कि वह उससे कुछ बोल सके। उसके अल्फाज उसके होठों पर आने से पहले ही जम गए। वह इतना शर्मा रहा था कि बात करना तो दूर, वह सीता से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। देखते ही देखते सीता उसके पास से होकर गुजर गई और गोविंद अपनी निगाहें नीचे किया हुआ दूसरी तरफ आगे बढ़ गया। सीता ने वहाँ से चले जाने के बाद अंकित पुनः गोविंद के पास लौटा और आते ही बोला, क्या हुआ, बात हुई?
तुम्हारी हालत देखकर तो पता चल ही रहा है कि तुम्हारी फटी पड़ी है। जब इतना डरते हो तो फिर क्यों इन सब चक्कर में पड़े हो? गोविंद बोला, यार मैं डर नहीं रहा था, बस ना जाने क्यों उसे सामने देखकर मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तुम भले ही इसे डर कहो लेकिन मैं तो इसे प्यार कहूँगा। अंकित अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई ऐसे प्यार को दूर से ही प्रणाम, मुझे नहीं पड़ना इन चक्कर में, मैं तो चला अपने घर। इतना कहकर अंकित वहाँ से जब चलने लगा तो गोविंद उसे रोकते हुए बोला, ठहरो, मैं भी चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिन यहाँ अकेले क्या करूँगा? अंकित कुछ नहीं बोला। गोविंद उसके साथ चल पड़ा। ये वही अंकित है जिसने कुछ दिन पहले गोविंद के कहने पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 2-3 लड़कों को खूब पिटा था और बहाना बना दिया था कि लड़की छेड़ रहे थे। अंकित काफ़ी रईस खानदान से ताल्लुक़ रखता था। वह मारपीट के लिए कुछ ज़्यादा ही बदनाम था, मगर दोस्तों पर जान छिड़कता था। गोविंद से उसकी पुरानी दोस्ती थी। गोविंद पढ़ने में काफ़ी होशियार था। दोनों मैट्रिक से ही साथ साथ थे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अंकित का लड़कियों को लेकर भी कुछ अलग ही नज़रिया था। वह इश्क मोहब्बत से ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब एक दूसरे की ज़रूर पूरा करने का बहाना मात्र है, इसलिए जो है मुंह पर बोलो। ये प्यार मोहब्बत का लफड़ा बेकार में नहीं पालने का। मगर गोविंद का नज़रिया उससे बिल्कुल अलग था। मगर फिर भी दोनों की दोस्ती में कभी कोई खटास नहीं आने पाई थी। 2 दिन बाद ही लाइब्रेरी में बुक लौटाते वक्त गोविंद और सीता का फिर आमने सामने मुलाकात हुई। इस बार गोविंद हिम्मत करके सीता से बात करने की कोशिश करते हुए बोला, हाय, मैं गोविंद, क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ? सीता बिना कुछ बोले अपनी बुक उसकी तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर तक बुक खोलकर देखने के बाद गोविंद बोला, काफ़ी अच्छी बुक है, आपके पास इसके नोट्स होंगे क्या? सीता बिना किसी ओवर रिएक्शन दिखाए बड़ी शालीनता से जवाब दी। क्यों? गोविंद बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। सीता बोली, अगर आपकी इंक्वायरी ख़त्म हो गई हो तो क्या हमारी बुक हमें वापस मिल सकती है? गोविंद हड़बड़ाते हुए बोला, ओह हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर गोविंद सीता की बुक उसके पास लौटा दी। सीता अपनी बुक लेकर वापस क्लास के लिए चल दी। गोविंद वहीं खड़ा खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी धड़कनें अब असामान्य हो चुकी थी और ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। बीए अंतिम वर्ष के आखिरी महीने में कॉलेज की तरफ से एक पिकनिक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इस पिकनिक में जाने के लिए सभी लड़के लड़कियां काफ़ी उत्साहित थे। तय तिथि को 2-3 बसों में सवार होकर सभी स्टूडेंट मिर्ज़ापुर में स्थित पिकनिक स्पॉट की तरफ रवाना हो गए। उस समय सबके दिल में एक अलग ही रोमांच हो रहा था। सीता भी अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक के लिए बस में सवार हो चुकी थी। उसी बस में एक कोने की सीट पर गोविंद भी बैठा था अपने दोस्तों के साथ। गोविंद मन ही मन कुछ सोचकर अनायास ही मुस्कुराए जा रहा था। उसकी नज़रें जब कभी भी सीता से टकराती, एक अजब सा रोमांच सीने में उभर जाता। नज़रें थोड़ी देर यूं ही एक दूजे का दीदार करती और फिर शर्म से झुक जाती। गोविंद मन ही मन सोचा कि इससे अच्छा मौका उसे फिर कभी नहीं मिलेगा सीता के सामने अपने प्रेम का इजहार करने का। हालांकि इससे पहले भी दोनों कई बार एक दूसरे से मिल चुके थे और बहुत सारी बातें भी उनके बीच हो चुकी थी, मगर जो बात दिल में बेचैनी बढ़ा रही थी उसे आज तक दिल से बाहर निकालने की गोविंद की हिम्मत न हुई थी। उसको डर लगता था कि कहीं सीता बुरा न मान जाए।
पिकनिक स्पॉट पर बस के पहुंचते ही सारे स्टूडेंट बस से उतर पड़े। उनके साथ आए स्टाफ उन्हें आवश्यक हिदायतें देते हुए बोले, आप सब लोग स्वतंत्र रूप से पिकनिक का मज़ा उठाइए, मगर सावधानी के साथ। कोई भी झरने के बिल्कुल नज़दीक नहीं जाएगा और ना ही कोई झील के पानी में उतरेगा। यहाँ जो भी निर्देश लगे हैं उनका पालन होना चाहिए। हम लोग शाम को 5 बजे वापसी के लिए रवाना होंगे। तब तक आप लोग घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं। सारे स्टूडेंट यस सर कहकर वहाँ से अलग अलग अपने दोस्तों के साथ चल पड़े। यूँ तो सीता की कई सहेलियाँ साथ आई थी, मगर वह बस केवल नाम की फ्रेंड्स थी। उसकी असली फ्रेंड तो अंकिता थी, मगर कुछ आवश्यक काम की वजह से अंतिम समय में उसे पिकनिक का प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था। अंकिता के नहीं आने की खबर सुनकर सीता भी आने से मना करने लगी, मगर अंकिता ने बहुत समझाने पर वह राज़ी हुई। सीता आ तो गई थी, मगर अंकिता को बहुत मिस कर रही थी। वह एक पहाड़ी के पास बैठी दूर से गिरते हुए झरने को देख रही थी। न जाने क्यों उसे भीड़ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वह सबसे अलग अकेले बैठी थी। उसे अकेला बैठा देख गोविंद उसके पास पहुंचकर बोला, क्या हुआ, आप ऐसे अकेले क्यों बैठी हैं? सीता गोविंद को अपने पास देखते ही थोड़ी असहज महसूस करने लगी। उसके दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ गई। वह इधर उधर झांकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सीता को ऐसे इधर उधर झांकता हुआ देख गोविंद आगे बोला, क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? सीता थोड़ा झिझकते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मगर आप यहाँ कैसे? गोविंद बोला, बस ऐसे ही इधर घूम रहा था, आपको अकेला बैठा देखा तो इधर ही आ गया। दरअसल मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता। सीता कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप दूर ऊंचाई से गिरते हुए झरने को देखने लगी। सीता को झरने को निहारता देख गोविंद बोला, कितना मनोरमा दृश्य है। इस झरने को देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। पहाड़ी पर बहते शांत जल को देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उसके अंदर कितना शोर छिपा हुआ है। मगर जैसे ही वही जल पहाड़ी से नीचे की तरफ झरने के रूप में गिरता है तो कितना शोर करता है। ऐसा लगता है मानो अपने दिल के तमाम जज्बात चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हो। ऐसे ही हम मनुष्य भी हैं, अपने दिल में कितने ही जज्बात दबाए बैठे रहते हैं। एकदम शांत, मगर वही जज्बात जब दिल से चलकर होठों के रास्ते बाहर निकलते हैं तो कितना उथल पुथल मचा देते हैं। गोविंद बड़े ही दार्शनिक अंदाज में अपनी बातें कहता जा रहा था और सीता बड़े ही गौर से उसे सुनती जा रही थी। गोविंद की बातों में छुपी गहराइयाँ सीता के दिल तक पहुँच रही थी और उसे अपनी ओर आकर्षित करती जा रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही गोविंद की बातें सुनते हुए सीता बोल पड़ी, अरे वाह, आपको तो कोई दार्शनिक या कवि होना चाहिए था। सीता के मुंह से इतना सुनकर गोविंद मन ही मन बहुत खुश हुआ, मगर अपनी खुशी बाहर जाहिर नहीं किया, बस सीता को धन्यवाद कह दिया। इसी तरह दो अनजानों के बीच बातों का एक लंबा सिलसिला चल निकला। सीता भी गोविंद को मन ही मन पसंद कर रही थी, मगर ये वास्तव में आकर्षण मात्र था या सचमुच का प्रेम, वह इसको समझ नहीं पाई थी। आज पहली बार गोविंद से इतना खुलकर बातचीत हो रही थी। दोनों को बातें करते करते कई घंटे बीत गए। अचानक ही गोविंद को ध्यान आया कि वह जो बात कहने आया था वह तो अभी तक उसके दिल के अंदर ही है। गोविंद अपनी जेब से गुलाब का एक फूल निकालकर सीता के सामने घुटनों पर बैठ गया और धीरे से बोला, आई लव यू।
गोविंद के मुंह से इतना सुनते ही सीता एकदम से चौंक पड़ी और उसके चेहरे की खिलखिलाहट एकदम से कहीं खो गई और वह एकदम से खामोश हो गई। अभी तक जो शोर बाहर हो रहा था वह एकाएक ही थम गया और उसे भी कहीं ज़्यादा शोर दिल के अंदर होने लगा। सीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह सीधे सीधे गोविंद को मना नहीं करना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी गोविंद को पसंद करती थी, मगर वह सीधे सीधे गोविंद का प्रस्ताव स्वीकार भी ना कर सकती थी। वह बात को टालने का प्रयास करते हुए बोली, ये सब क्या मजाक है? गोविंद उसी तरह घुटनों के बल झुका हुआ बोला, ये मजाक नहीं, हकीकत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वह भी आज से नहीं, फर्स्ट ईयर से। बस इतने दिनों तक कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। आज तुमसे बातें करके बहुत हिम्मत बढ़ी, इसलिए जो दिल में है कह डाला। सीता को इस बात का एहसास पिछले 1 साल से ही था कि गोविंद उसे पसंद करता है, मगर आज इस तरह अपने प्यार का इजहार करने पर भी वह गोविंद को साफ साफ जवाब देने की हालत में ना थी। अंकिता भी तो नहीं थी उसके साथ जो वह उसे कुछ सलाह मशवरा दे सके। अंततः कुछ देर सोचने के बाद वह बात को टालते हुए बोली, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? गोविंद बोला, चाहे तो आजमा लो। सीता बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? गोविंद बोला, तुम्हें भूलने और छोड़ने के सिवा कुछ भी जो तुम कहो। सीता मन ही मन मुस्कुराए और बोली, अगर मैं कहूँगी तो क्या तुम इस पहाड़ी से नीचे कूद सकते हो? गोविंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं। उसे लगा सीता यूं ही मजाक कर रही है। गोविंद के मुंह से इतना सुनते ही सीता बोली, मैं नहीं मानती। तुम जैसे लड़के कहने को तो कुछ भी कहते हैं, मगर जब करने की बारी आती है तो तुम दबाकर भाग निकलते हैं। गोविंद बोला, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ। सीता बोली, मैं नहीं मानती। सीता ये बातें मजाक में बोल रही थी। उसे क्या पता था कि गोविंद उन बातों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। सीता के मुंह से सुनते ही मैं नहीं मानती, गोविंद सीता को देखकर हौले से मुस्कुराते हुए पीछे हटने लगा। गोविंद को यूं पीछे हटता देख सीता को लगा कि गोविंद के सर से इश्क का बुखार उतर गया है और इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलती उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर बर्फ़ सा जम गया। उसके अल्फाज उसकी जुबां पर जम कर गए। गोविंद सच में पहाड़ी पर से छलांग लगा चुका था और ये कहते हुए, मैं उन लड़कों सा नहीं हूँ। सीता की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपनी जगह से उठकर नीचे गिरते हुए गोविंद को देख सके। जहाँ तक कि कुछ देर तक वह बुत बनी वहीं पड़ी रही। जब उसे खुद का होश आया तो वह एकदम से चीख पड़ी और वहाँ से वापस लौट पड़ी। गोविंद के पहाड़ी से गिरते ही चारों तरफ एकदम से हल्ला मच गया। आनन फानन में सैकड़ों लड़के उधर ही दौड़ पड़े। हालांकि गोविंद जिस पहाड़ी से गिरा था सब लोग यही समझ रहे थे। वह बहुत ऊंची नहीं थी, मगर फिर सर पत्थर से टकराने की वजह से मौके पर ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। लोगों ने तुरंत ही प्रशासन को सूचना दी और कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई। गोविंद की बॉडी को एम्बुलेंस से तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पिकनिक का कार्यक्रम तुरंत रद्द कर सारे स्टाफ सभी स्टूडेंट को लेकर कॉलेज की तरफ वापस चल दिए। सभी का मन बहुत दुखी हो रहा था। कुछ स्टाफ और स्टूडेंट गोविंद के साथ एम्बुलेंस में ही जिला अस्पताल की तरफ जा चुके थे। सीता बस में एक किनारे बेसुध सी बैठी पड़ी थी।
उसे किसी बात का होश ही नहीं था। ना तो उसके चेहरे पर दुख के कोई भाव उभरे थे और ना ही उसकी आंखों में एक आंसू। अब तक सबको यही लग रहा था कि शायद गोविंद को नीचे गिरते हुए देखकर सीता को कोई सदमा लगा है, क्योंकि गोविंद के पहाड़ी से गिरने पर सबसे पहले सीता ने ही शोर मचाया था और जिस जगह से गोविंद गिरा हुआ प्रतीत हो रहा था उस जगह के सबसे नज़दीक सीता ही दिखाई दी थी। सदमे की बात तो ठीक थी मगर वजह शायद गलत। दरअसल काफ़ी देर जैसे ही बस कॉलेज पहुंची, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घरों को रवाना हो गए। सीता की हालत देख कॉलेज का एक स्टाफ उसे स्वयं घर छोड़ने गए। उधर गोविंद की मौत की सूचना मिलते ही उसकी घर में कोहराम मच गया। सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंकित, जो कि पिकनिक स्पॉट से ही गोविंद की बॉडी के साथ जिला अस्पताल गया था, जैसे ही गोविंद की मृत शरीर को लेकर उसके घर पहुंचा, एकदम से हल्ला मच गया। जवान बेटे की मौत ने गोविंद के माँ बाप को एकदम से तोड़ कर रख दिया। अंकित की तो आंखें पथरा गई थी। उसे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका सबसे अजीज दोस्त उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। वह गोविंद के मृत शरीर के पास बैठा एकटक उसे ही निहारे जा रहा था। काफ़ी देर बाद आस पड़ोस के लोग मिलकर अंतिम यात्रा की तैयारी किए और फिर ले जाकर गोविंद के मृत देह का अंतिम संस्कार किया। दूर बैठा एक शख्स बड़े ही अचरज भरी निगाहों से ये सब दृश्य देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आवेश में आकर उसने ये क्या भूल कर दी। वर्षों पहले घटी घटना के कारण करुण दृश्य ने एक बार फिर गोविंद के पूरे वजूद को झंझोड़ दिया। अपनी देह त्याग कर भले ही इस समय वह किसी और रूप में इधर उधर भटक रहा था, मगर उस दारुण दृश्य की बीती हुई झांकी को एहसास कर एक अजीब से दर्द से उसका रोम रोम कहरा उठा था। उस दर्द के आगोश में आकर कुछ समय के लिए गोविंद सब भूल गया और उसकी आंखें क्रोध में जल उठी। उसके अंदर बदले की आग धधक उठी। वह तुरंत सीता के पास से कहीं दूर चला गया और क्योंकि उसे डर था कि अगर वह वहाँ थोड़ी देर और रुका तो अपना प्यार भूलकर वह सीता को मार डालेगा। सीता को उसी तरह रोता हुआ छोड़कर गोविंद वहाँ से अदृश्य हो गया। पिछले कई दिनों से रात में सीता के कमरे से अक्सर ही ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ उठती रहती थी। कितनी ही दफ़ा ये आवाज़ बाहर तक सुनाई पड़ती थी और कितने लोगों के कान तक पहुंचती थी, कह नहीं सकते। मगर ये बात निश्चित है कि इस हंसी की आवाज़ उर्मिला तक पहुंच चुकी थी। शुरू में उर्मिला ने इस पर विशेष ध्यान ना दिया और सब कुछ सामान्य समझकर कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त की। हो सकता है किसी स्वप्न देखने के कारण ऐसा हुआ हो, मगर जब इस हंसी की आवाज़ अक्सर आने लगी तो उसे बहुत अजीब सा लगने लगा। मामले की जांच करने के लिए उर्मिला कई बार रात में सीता के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश भी की, मगर उसे कोई ऐसी बात ना पता चल सकी जिससे सीता के चरित्र पर संदेह किया जा सके। वैसे उर्मिला ने जिस संस्कार के साथ अपने बच्चों की परवरिश की थी उसमें उन्हें चरित्र पतन की गुंजाइश ही नहीं थी। मगर कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि कुछ ना होते हुए भी कुछ होने का शक दिल में जगह बना ही लेता है, और ये बात सर्वविदित है कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। हालांकि उर्मिला अपने जांच पड़ताल में कुछ ऐसा नहीं पाई जिससे सीता से कुछ पूछताछ किया, मगर कुछ दिनों से सीता के व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा था उससे उर्मिला के मन में
चिंता की लहर उठती रहती थी। वह रात को फिर जब सीता के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और वह भी कई बार, तो वह रमाकांत को सारी बात बताने का निश्चय की। हालांकि ये सब कुछ पिछले कई दिनों से चल रहा था, मगर उर्मिला ने इस बारे में रमाकांत को अभी तक कुछ नहीं बताया था। शायद वह पहले खुद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती थी, मगर जब उसे खुद इस तरफ कोई सफलता नहीं मिली तब उसने अपने पति को सारी बात बताने का निश्चय किया। सीता की लगातार आ रही हंसी सुनकर उर्मिला ने रमाकांत को जाकर उन्हें इस बारे में बताया। रमाकांत गहरी नींद में थे और इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया और ये कहकर शायद तुम्हें कोई धोखा हुआ है, फिर सो गए। रमाकांत तो सो गए, मगर उर्मिला की आंखों में नींद नहीं थी। ये सिलसिला जब से शुरू हुआ था तब से आज तक उर्मिला ऐसे ही आधी रात तक जगती आई थी। उसके मन में तरह तरह के विचार उपजने और फिर अपने साथ सुदूर ले जाते। पति के सो जाने के बाद भी उर्मिला बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही और जब उससे ना रहा गया तो उसने उठकर सीता के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर वह अपने कान खड़े कर वहीं चुपचाप बैठ गई। दरवाजे पर बैठकर उर्मिला को इस बात का एहसास हुआ जैसे सीता किसी से बात कर रही है और उसी दौरान खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उर्मिला बहुत देर तक वहीं चुपचाप दरवाजे से चिपकी पड़ी थी। उसके कानों में लगातार सीता के बोलने और हंसने की आवाज़ आती रही। इस तरफ काफ़ी देर हो गया। इस दौरान उर्मिला को सिवाय सीता के किसी और की आवाज़ न सुनाई पड़ी। अंत में उर्मिला उठकर अपने कमरे में वापस लौट आई। उसे लगा कि सीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, मगर इतनी रात तक किससे बात कर सकती है? इस बात की चिंता उर्मिला को सताने लगी। उसने इस बारे में अपने पति को बताने का निश्चय किया और फिर सोने की कोशिश करने लगी, मगर एक माँ के दिल में उठने वाली चिंता उसकी आंखों में नींद आने नहीं दे रही थी। अगले दिन सुबह सुबह ही सबसे पहले उर्मिला रमाकांत को रात की सारी बातें बताकर इस बारे में सीता से बात करने के लिए बोली, मगर इस विषय में सीधे सीधे सीता से कुछ सवाल जवाब करना रमाकांत को उचित न लगा। तथापि वह उर्मिला से बोला, अभी सीधे सीधे इस बारे में सीता से बात करना ठीक ना होगा। तुम कहो तो उसका मोबाइल चेक करके देखा जाए कि किससे बात करती थी। उर्मिला को भी रमाकांत की ये बात ठीक लगी। वह सीता के कमरे में गई। सीता अब सो रही थी। उर्मिला पहले तो चुपचाप मोबाइल उठाकर लाना चाहिए, मगर फिर कुछ सोचकर सीता को जगाई और बोली, सीता ज़रा अपना मोबाइल देना, तो तुम्हारे पापा को कुछ ज़रूरी फ़ोन करना है, उनके मोबाइल का बैलेंस समाप्त हो गया है। ये सुनते ही सीता बिना किसी सवाल जवाब से अपना मोबाइल उठाई और उसका लॉक खोलकर मोबाइल अपनी माँ को दे दी और स्वयं मुँह धोने के लिए चल पड़ी। उर्मिला मोबाइल लेकर तुरंत रमाकांत के पास पहुंची। रमाकांत ने जब मोबाइल चेक किया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि सीता रात में मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। उर्मिला को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ सोचने के बाद उर्मिला पति के कान के पास बहुत धीरे से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता ने बात करने के बाद नंबर डिलीट कर दिया हो। रमाकांत अपनी पत्नी की तरफ अविश्वास से देखते हुए बोले, शक करने की भी एक हद होती है। पति पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सीता वहां आ पहुंची। दोनों लोगों को आपस में खुसर पुसर करता हुआ देख वह बोली, क्या हुआ, बात हुई या नहीं? उर्मिला को ध्यान आया कि वह किस उद्देश्य से सीता से मोबाइल मांगकर लाई थी। उर्मिला तुरंत मामले की गंभीरता भांपते हुए बोली, अरे बेटी, मोबाइल यहाँ तक लाते लाते फिर से लॉक हो गया, उस वजह से नंबर ही ना लगा पाए। मोबाइल को खोलने के लिए ही तुम्हारे पापा कह रहे थे।
सीता बिना किसी शक सुबह से बोले, आप भी ना मम्मी, लाइए मैं खुद ही डायल कर देती हूँ नंबर। बेटी की इस मासूमियत को देखकर रमाकांत अंदर ही अंदर बहुत लज्जित महसूस करने लगे। उनका मन उनको धिक्कार उठा कि वह अपनी इस संतान पर शक कर रहे हैं जिसने आज तक एक शिकायत का भी अवसर उन्हें नहीं दिया था। वह सीता से बोले, रहने दो बेटी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में बात कर लूँगा। रमाकांत के मुंह से ये सुनकर सीता को कुछ आश्चर्य हुआ, मगर वह कुछ न पूछी। सीता के वहाँ से जाने के बाद रमाकांत अपनी पत्नी से शिकायत करते हुए बोले, तुम भी ना कमाल करती हो, इस लड़की पर शक कर रही हो, कितनी भोली और मासूम है बेचारी। उर्मिला उस समय तो कुछ न बोली, मगर रात की घटना को भूल जाना उसके वश से बाहर था। वह मन ही मन उसे रंगे हाथ ही चोर को पकड़ा जाए, अर्थात जिस समय सीता बात कर रही हो उसी समय रमाकांत को वहाँ ले जाकर असलियत मालूम की जाए। उर्मिला चुपचाप अपने कमरे में लग गई। उर्मिला सीता से घर के काम बहुत कम ही करवाती थी ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई का हर्ज ना हो। उस पर से इधर कुछ दिनों से वह कुछ बीमार भी रहने लगी थी। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। उर्मिला कई डॉक्टरों को दिखा चुकी थी, मगर सीता के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ तक कि कोई डॉक्टर सीता की बीमारी के बारे में ठीक अंदाज़ा भी नहीं लगा पाया था। कोई कहता कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा है और कोई मानसिक तनाव बताता, मगर उन्हें उपयुक्त उपचार के बावजूद सीता में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। उर्मिला स्वयं बेटी की चिंता में घुलती जा रही थी। सीता गोविंद से इस कदर प्यार करने लगी थी कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह हर वक्त गोविंद के साथ रहना चाहती। जिस पल भी थोड़ी देर के लिए गोविंद उसकी आंखों से ओझल होता, वह अजीब सी बेचैनी उसके दिल को तड़पाने लगती। हालांकि ये बात सीता और गोविंद दोनों को अच्छी तरह पता थी कि इस जन्म में उनका मिलन संभव नहीं है, क्योंकि एक तरफ गोविंद एक आत्मा, एक भटकती रूह के रूप में था और दूसरी तरफ सीता साक्षात मानव देह के साथ। मगर इस अंतर का एहसास भी उनके बीच के प्यार को कम नहीं कर सका, बल्कि इस एहसास से उनका प्यार और भी बढ़ता गया, क्योंकि उनके इस प्यार में जिस्म की भूख शामिल नहीं थी, जो आगे चलकर बूढ़े होते जिस्म के साथ बूढ़ा हो जाता है और फिर एक दिन थक कर मर जाता है। ये तो दो आत्माओं के अंतर्मन का मिलन था, मगर दुनिया समझ पाए इतनी ज़हीन दुनिया नहीं है। सीता के पिछले कुछ दिनों की हरकतें देखकर उसके आस पड़ोस वालों के साथ उसके घर वाले भी उसे पागल समझने लगे। सीता को जितने भी डॉक्टरों को दिखाया गया, सबने उसे मानसिक रोग से ग्रस्त बताया। कई लोगों के कहने पर सीता की मां ने उसे कई तांत्रिकों को भी दिखाया, जिस पर उस तांत्रिकों का जवाब मिला कि सीता के ऊपरी किसी बाहरी साया का प्रभाव है। कहने का अर्थ है कि जितनी मुँह उतनी बातें, जितने डॉक्टर उतनी बीमारी, जितने वैद्य उतने इलाज और जितने पुजारी उतने देव। डॉक्टर हो या तांत्रिक, जिसने जो उपाय बताए, उर्मिला ने उनमें किसी को भी नहीं छोड़ रखा। वह तो बस इतना ही चाहती थी कि किसी तरह बस सीता ठीक हो जाए। इसी प्रयास में एक दिन उर्मिला फिर बनारस में उसी पंडित ब्रिज किशोर से मिली। सीता की कुंडली देखते ही उन्होंने कहा कि सीता के ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है और आने वाले कुछ दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं, यहाँ तक कि सीता की जान भी जा सकती है। उर्मिला पिछले कुछ महीने में घटित सारी घटनाएं क्रमशः पंडित जी को बताई और फिर बड़ी मायूस होकर बोली, महाराज, हमको तो कुछ
समझ नहीं आ रहा है कि किसकी बातों पर विश्वास करूं। डॉक्टर कहते हैं मानसिक रोग है, तांत्रिक कहते हैं बाहरी साया है, और आप कहते हो कि ग्रह दोष है। मगर आप ही बताइए कि मैं किसकी बातों पर विश्वास करूं? मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि मेरी बेटी सही सलामत रहे? अब आप ही कुछ उपाय बताइए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। इतना कहकर उर्मिला रोने लगी। पंडित जी कुछ देर तक सीता की कुंडली को ध्यान से देखते रहे। फिर एक भोजपत्र उठाकर उस पर कुछ लिखकर उसे एक कागज़ में लपेटकर उर्मिला को देते हुए बोले, ये कागज़ किसी साफ सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना। और फिर एक और कागज़ देते हुए बोले, एक लोटा गंगा जल लेकर इस मंत्र का 108 बार जाप कर एक शीशी में रख लेना, और फिर रोज़ शाम को सूरज डूबते ही पूरे घर में छिड़काव कर देना। भगवान ने चाहा तो बिटिया जल्द ही ठीक हो जाएगी। एक बात और, ये अभिमंत्रित जल के एक दिन तक के छिड़काव के दौरान कोशिश करना कि बिटिया घर में ही रहे और कहीं बाहर ना जाए। उर्मिला पंडित जी के चरणों में प्रणाम करके सारा कुछ लेकर घर वापस आ गई, जैसा कि पंडित जी ने बताया था। उर्मिला ने वह सारी क्रिया उसी दिन से प्रारंभ कर दी। 2-3 दिन में ही सीता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलने लगा। सीता जो पहले जहाँ तहाँ बैठे कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, उसकी जगह अब वह अक्सर कुछ शांत दिखने लगी। मगर फिर भी एक उदासी सी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती रहती। उसकी ये उदासी उर्मिला की नज़रों से भी ना छुप सकी। मगर फिर भी उर्मिला को सीता के व्यवहार में हो रहे बदलाव से कुछ सुकून मिलने लगा था। सारे घर में अभिमंत्रित हो जाने की वजह से गोविंद का घर में प्रवेश बंद हो गया। वह सीता से मिलने के लिए तड़प उठता, मगर मिलन का कोई मार्ग न पाकर बहुत हताश व निराश हो जाता। तथापि वह किसी का कुछ अनिष्ट करने के बारे में न सोच पाया, ना तो सीता का और ना ही उसके घर वालों का ही। उधर सीता भी गोविंद के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि वह हर वक्त गोविंद के बारे में ही सोचती रहती। पहले गोविंद हर वक्त उसकी नज़रों के सामने रहता और वह उससे ढेरों बातें करती रहती। उसकी इसी हरकत को लोग उसका पागलपन समझने लगे थे, क्योंकि सबको लगता था कि सीता अकेले में ही कुछ बड़बड़ाती रहती है, जबकि वास्तव में सीता खुद से नहीं बल्कि गोविंद से बातें करती रहती थी। इधर जब कई दिनों से गोविंद सीता को दिखाई नहीं दिया, तो सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक गोविंद कहाँ गायब हो गया। सीता के चेहरे पर उभर आई उदासी का कारण भी यही था। उर्मिला के प्रक्रम के बारे में सीता को कुछ भी नहीं मालूम था। हालांकि शाम के समय उसके कमरे में पानी छिड़कते समय वह अपनी माँ से ज़रूर इस बारे में पूछती थी कि मगर उर्मिला बड़ी चालाकी से बात को बदल जाती। पंडित जी ने इस बात का साफ निर्देश दिया था कि इस सब क्रिया के बारे में सीता को पता ना चले। इसी तरह 1 हफ्ते से ऊपर गुजर गए। सीता की सेहत में लगातार सुधार होता जा रहा था, मगर चेहरे की उदासी यूं की यूं ही बनी रही। उधर गोविंद भी सीता से ना मिल पाने की वजह से तड़प रहा था। वह चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रहा था। वह तो उर्मिला द्वारा अपनाए जा रहे क्रियाकलाप को भली भांति देख और समझ रहा था कि मगर फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ करने और सीता को इस बारे में बताने के लिए उसका सीता से मिलना आवश्यक था, मगर मजबूरी यह थी कि ना तो वह घर के अंदर जा सकता था और ना ही सीता घर के बाहर से बाहर आ सकती थी। वह बेचारा मन ही मन अपने प्यार की दुहाई देता रहता, मगर इस दुनिया में उसकी दुहाई सुनने वाला था ही कौन सिवाय सीता के। कहते हैं कि जब भी
कोई दुआ पूरी शिद्दत से की जाती है, प्रकृति उसे ज़रूर भलीभूत करती है। सीता और गोविंद के विषय में ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। कह नहीं सकता कि यहाँ गोविंद की मजबूरी की तड़प की करार थी या फिर सीता के दिल से उठी प्यार की सच्ची पुकार। मगर जो भी था, 17वें दिन कुछ ऐसा हुआ कि सीता को घर से बाहर निकलना ही पड़ा। दरअसल उस दिन ऑफिस से आते वक्त रमाकांत अचानक ही किसी दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुर्घटना में उन्हें काफ़ी चोट आई थी और काफ़ी खून भी बह चुका था। डॉक्टरों ने तत्काल खून की व्यवस्था करने को कहा। रमाकांत का ब्लड ग्रुप वही था जो सीता का था। उर्मिला के सामने पति का घायल स्वरूप देखकर अंधेरा छाता जा रहा था। उसे अपना सुहाग उजड़ता हुआ दिखाई देने लगा। इसी आवेश में उन्होंने सीता को खून देने के लिए बुलाने को कह दिया। शायद उन्हें पंडित जी की कही बातें उस समय याद ना रही, या फिर अपने पति की इस हालत को देख बेटी की हालत से समझौता कर लिया। इस बात का ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल था उस समय। बहरहाल जो भी वो, उर्मिला की आज्ञा मिलते ही सीता का बड़ा भाई उमंग उसे घर से अस्पताल ले आया। सीता भी अपने पिता की हालत के बारे में सुनकर बहुत चिंतित हो उठी और उन्हें देखने के लिए कब से बेचैन हो रही थी। सीता खून देने के लिए अस्पताल में पहुंच गई, मगर उसकी सेहत देखकर डॉक्टरों ने उसका खून लेने से मना कर दिया, बल्कि ब्लड बैंक से खून की अदला बदली के लिए सुझाव दिया। खून की अदला बदली से मतलब था कि किसी भी ग्रुप का खून देकर बदले में उसी ग्रुप का खून लेने से था। डॉक्टर और घर वाले दोनों इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गए। घर के लोग रमाकांत को लेकर इतने उलझ गए थे कि उनको सीता का ध्यान ही न रहा। उसी समय सीता अस्पताल परिसर में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर कुछ सोच रही थी कि अचानक उसके सामने गोविंद को बैठा देखा। गोविंद को देखते ही वह एकदम चौंक पड़ी। वह उससे शिकायत करने लगी और बोली, गोविंद, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। गोविंद, तुम्हें देखने के लिए और तुमसे बातें करने के लिए मेरा दिल कितना तड़प रहा था, शायद तुम नहीं जानते। गोविंद कुछ बोलने की चाह रखता था कि तभी सीता खुद ही बोल पड़ी, तुम्हें पता है गोविंद, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उनको बहुत गहरी चोटें आई हैं। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि अपना खून होते हुए भी मैं उन्हें अपना खून नहीं दे पा रही। इतना कहकर सीता जोरों से सिसक पड़ी। गोविंद सीता की ये हालत देखकर खुद भी तड़प उठा। वह सीता के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम चिंता मत करो सीते, पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। गोविंद के इस तरह काफ़ी देर तक समझाने के बाद सीता कुछ शांत हुई। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सीता गोविंद से इतने दिनों तक ना मिलने का कारण पूछी। जवाब में गोविंद ने सीता को सारा रहस्य बता दिया। गोविंद ने सीता को ये भी बताया कि यदि वह 21 दिनों तक गोविंद से ना मिलती तो हमेशा के लिए दोनों बिछड़ जाते। गोविंद के मुंह से सारी कहानी सुनने के बाद सीता इसका अंजाम सोचकर एकदम से तड़प उठी। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एकदम कठोर भाव उभर आया। वह बड़े ही रूखे स्वर में बोली, गोविंद, अब मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये लोग मेरे इस शरीर को कैद कर सकते हैं मगर मेरी आत्मा को नहीं। इतना कहकर अचानक ही वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अस्पताल के अंदर की ओर चल पड़ी। वह सीढ़ियों से होते हुए आखिरी मंजिल की छत पर पहुंच गई। वह छत की रेलिंग की तरफ बढ़ते हुए बुदबुदाने लगी, इस देह की वजह से मेरी आत्मा इसमें कैद हो जाती है। इसी देह की वजह से मुझे तुमसे अलग होकर रहना पड़ता है गोविंद। आज मैं अपनी रूह को
इस देह से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी और हमेशा के लिए तुमसे आ मिलूंगी, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वह रेलिंग पर चढ़कर कूदने ही वाली थी कि पीछे से गोविंद उसको पुकारते हुए बोला, रुक जाओ सीता, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो रेलिंग से नीचे उतर आओ। गोविंद की बातें सुनकर सीता पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोली, नहीं गोविंद, मुझे मत रोको। आज मैं इस देह का परित्याग करके ही रहूँगी। आज मैं दिखा दूँगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आज यह दुनिया भी देखेगी कि सच्चे प्रेमियों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। गोविंद फिर सीता को समझाते हुए बोला, ठीक है, जो तुम चाहती हो वही करना, मगर इससे पहले भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। अपने प्यार का वास्ता सुनकर सीता रेलिंग से नीचे उतर आई। उसको ऐसा करते देख गोविंद के जान में जान आई। वह वहीं छत पर सीता को एक जगह बैठाए हुए बोला, सीता, मेरी बातें ध्यान से सुनो। उस दिन जब तुम मुझसे अपना प्यार सिद्ध करने के लिए जान देने की बात कर रही थी तो मैं बता नहीं सकता कि तुम पर कितना गुस्सा आया था, मगर क्या करूं, तुमने मेरे प्यार पर शक किया था, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने इसे सिद्ध करना पड़ा। लिहाजा मैं तुरंत पहाड़ी से कूद पड़ा। नीचे गिरने पर मैंने काफ़ी देर तक तड़पता रहा, मगर उस तड़प के दर्द से ज़्यादा दर्द मुझे तुम्हारे वहाँ चुपचाप भाग जाने से हुआ। उसी समय मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास दिलाकर रहूँगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। और आज देखो, वह दिन आ ही गया। आज तुम खुद सच्चे प्यार के एहसास में तड़प रही हो, मगर तुम्हें अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया था, ना कि तुम्हारे साथ कोई सौदा। अगर आज तुम मेरी वजह से अपनी जान दोगी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा और ना ही मेरा उद्धार हो पाएगा। गोविंद लगातार कहता जा रहा था और सीता चुपचाप सुनते जा रही थी। उसकी आंखों से अश्कों की बारिश हो रही थी। सीता को इस तरह रोते देख गोविंद उसे समझाते हुए बोला, सीता, तुमसे मेरा आखिरी यही निवेदन है कि आज और अभी से एक वादा करो कि तुम फिर कभी ऐसी बात अपने मन में नहीं लाओगी। ये ज़िंदगी खुदा की दी हुई बड़ी खूबसूरत नेमत है, इसे यूं ही बर्बाद ना करना। तुम नहीं जानती कि किसी अपने को इस तरह अचानक चले जाने से कितना कष्ट होता है, ये मैंने देखा है। अचानक मेरी मौत के बाद मेरे माँ बाप कितना तड़पे हैं। मैं नहीं चाहता कि वही तड़प तुम्हारे माँ बाप भी सहना पड़े। तुम उनकी लाडली परी हो और परियां किसी को दुख नहीं देती, बल्कि सब पर प्यार लुटाती हैं। इतना कहकर गोविंद सीता का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। सीता एकटक उसे ये देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो गोविंद, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। आज के बाद वही होगा जो तुम चाहते हो। इतना कहकर सीता इससे पहले कि गोविंद की तरफ देखती, उसे अपने हाथों से गोविंद का हाथ फिसलता हुआ महसूस हुआ। मैं जैसे ही अपना चेहरा उठाई, गोविंद उसे दूर जाता हुआ दिखा, दूर और फिर दूर आसमान में कहीं लुप्त हो गया। सीता काफ़ी देर तक एकटक आसमान में देखती रही। तभी उसका भाई उमंग आकर उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीता कुछ नहीं बोली, बस भाई के चेहरे की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिर आसमान की तरफ देखते हुए एक लंबी आह भर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शापित, एक हॉरर लव स्टोरी। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपको इससे भी अच्छी और हॉरर स्टोरीज़ अपने चैनल पर लाते रहेंगे। अपना प्यार इस चैनल को इसी तरह देते रहिए।
मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।